नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। देव तालाब का अद्भुत शिव मंदिर। कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा एक रात में स्वयं किया था मंदिर का निर्माण। सीमा पर तैनात सेना के जवान की हुई मौत, राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। पुरानी रंजिश के चलते मासूमों पर हुई फायरिंग, 2 की हालत गंभीर। खबरें अब विस्तार से। सीमा पर तैनात सेना के जवान की चक्कर आने से हुई थी मौत, राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। आपको बता दें कि रीवा के तोथर तहसील के अंतर्गत बौना कुठार गांव के निवासी सीमा पर तैनात सेना के जवान नीलेश साहू की 2 दिन पूर्व चक्कर आने से मौत हो गई, जिसके बाद आज उनके पार्थिव शरीर को गृहग्राम लाया गया, जहां पर भारी भीड़ के साथ सेना के जवानों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देने के उपरांत राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत देश आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था। वहीं दूसरी ओर सीमा पर तैनात सेना के एक जवान का अंतिम संस्कार उनके गृहग्राम बौना कोठार में किया जा रहा था, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देकर सेना के जवान की अंतिम विदाई दी गई। दरअसल 2 दिन पूर्व जम्मू कश्मीर के लेह में सीमा पर सेवा देते हुए अचानक त्योथर तहसील के निवासी नीलेश साहू को चक्कर आ गया तथा वो चक्कर आने के बाद जमीन पर गिर गए, जिसके बाद सीनियर अफसरों के द्वारा उन्हें चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद आज उनका पार्थिव शरीर गृहग्राम रीवा लाया गया, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ सेना के जवानों की उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि तकरीबन 3 वर्ष पूर्व ही नीलेश साहू सेना में भर्ती हुए थे तथा हाल ही में उनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर के लेह में लगाई गई थी, जहां पर ड्यूटी के दौरान अचानक उन्हें चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। जीवन के अंतिम संस्कार उपरांत सीनियर अफसरों ने उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने की बात कही है। वहीं सेना के जवान की मौत से रीवा जिले को गहरा आघात पहुंचा है तथा अब समूचे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। आइए सुनते हैं सूबेदार धर्मपाल एवं पिता गंगा प्रसाद साहू से प्राप्त जानकारी के अंश। हमारा लड़का देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया। लद्दाख में ड्यूटी करते समय ऊपर चक्कर आके गिर गए। उसके बाद हॉस्पिटल में आके उनको चेकअप के दौरान वो शहीद हो गया, हार्ट अटैक हो गया। 3 बार छुट्टी 1 महीना पहले आई। गए कब से? 11 तारीख में ही गए थे, 4 दिन पहले ही गए थे। 4 दिन पहले। शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? शासन से ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमारे अनुकंपा में एक लड़के को दूसरी नौकरी दिया जाए और जो सुविधा देती शासन और केंद्र सरकार को मिलना चाहिए। ये 12 तारीख को छुट्टी काट की रिपोर्ट कहाँ चंडीगढ़ किया था, तो कमान हॉस्पिटल में से रिपोर्ट किया था। 12 तारीख को रिपोर्ट किया था और 13 तारीख को शाम को तकरीबन इसको 7 बजे से भी मोबाइल से बात कर रहा था, तो अचानक क्या चेस्ट में इनके दर्द हुआ तो क्या डॉक्टर के पास गई कि साहब मेरा चेस्ट में दर्द हो रहा है। तब तक डॉक्टर ने क्या किया, अपना ICU में लेकर गई और डॉक्टर साहब ने चेक किया तो फिर दूसरे डॉक्टर को बुलाया। जैसे उन्होंने चेक किया कि उनको हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, फिर तुरंत क्या कर दिया, ICU में भर्ती कर दिया। और वो तकरीबन 8:30 बजे, मतलब जो रेलवे टाइम है 20:30 बजे उनका देहांत हो गया। तो परिजनों को क्या मदद दी जा रही है? हार्ट का प्रॉब्लम है। परिजनों को क्या मदद दी जा रही है? परिजनों को उनका जो पेंशन है, उनका वो ये लड़का क्या अनमेरिड था, तो क्या करेगा, इनका जो तनख्वाह है वो इसको मिलेगा, इनकी माताजी को मिलेगा, इनकी माता। बाकी हमारा जो HI का जो फंड है, जो इनका जो मिलना है वो मिलेगा। और इनको जो बैलेंस फंड है वो पूरा क्या इनके, मतलब जितना भी पैसा है इनके माँ के अकाउंट में आएगा। ठीक है जी। इनका पेंशन है, जो तनख्वाह है वो इनकी माताजी को मिलेगा, कि ये क्या था, अनमेरिड था। बाकी इनके डॉक्यूमेंट कल मैं लेके जाऊंगा और जितना इनको रिक्वायरमेंट होगा तो हम वहां से आएंगे और इनको जो भी इनका रिक्वायरमेंट पूरा किया जाएगा। देव तालाब में भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में ही किया था मंदिर का निर्माण। इस मंदिर में है भगवान शिव का अलौकिक शिवलिंग। औरंगजेब द्वारा शिवलिंग को खंडित करने की गई थी कोशिश।
आपको बता दें कि रीवा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देव तालाब में भगवान भोलेनाथ की सोमनाथ रूप की शिवलिंग विराजमान है, जिनके दर्शन के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। कहावत है कि भगवान शिव के आदेश पर भगवान के शिल्पकार स्वयं विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस भव्य मंदिर का निर्माण किया था और शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे आज सोमनाथ शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि वर्षों पूर्व मुगल शासक औरंगजेब द्वारा मंदिर में रखे शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास भी किया गया था, जिसके बाद वो शिव के प्रकोप से नहीं बच पाया और उसका अंत हो गया। ये रहस्यमयी शिवलिंग दिन में 4 बार रंग बदलता है। आपको बता दें कि रीवा जिले के शिवनगरी देव तालाब का नाम ही तालाबों से जुड़कर बना है। देव तालाब में भगवान भोलेनाथ की सोमनाथ रूप में शिवलिंग विराजमान है। कहते हैं कि त्रेता युग में शिव के परम भक्त श्रृंगी ऋषि देव तालाब से शिव दर्शन के आराधना में लीन थे, जिसके बाद स्वयं शिव ने महर्षि को दर्शन देने के लिए विश्वकर्मा को इसी जगह मंदिर बनाने के लिए आदेशित किया। भगवान के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ने यहाँ पर खुद से भव्य मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद रातों रात यहाँ विशाल मंदिर बन गया और शिवलिंग की स्थापना हुई, जिसे सोमनाथ रूपी शिवलिंग कहते हैं। मंदिर निर्माण के दौरान भगवान विश्वकर्मा ने इस मंदिर को ऐसा आकार दिया कि मंदिर भवन में किसी भी तरह का कोई जोड़ नहीं है। समूचा मंदिर ही एक विशाल चट्टान में तराशा हुआ है। इसके साथ ही चारों ओर तालाब बना दिए गए हैं, जिससे सदैव भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक हो सके और इन्हीं तालाबों के चलते इस नगरी को नाम दे दिया गया है देव तालाब। श्रृंगी ऋषि वही महर्षि हैं जिन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ को पुत्र रत्न प्राप्ति करने के लिए फल भेंट किया था। लोग बताते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में उसके आदेश से सेना ने मंदिर में विराजित भगवान सोमनाथ रूपी शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ही उसका सर्वनाश हो गया था। कहते हैं कि इस शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया गया था, जिसके कारण शिवलिंग में 3 दरारें पड़ गईं और इसे भगवान शिव की महिमा ही कहेंगे कि एक दरार से खून तो दूसरे दरार से दूध और तीसरे दरार से गंगा की धारा निकल पड़ी। तब से ही यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के सोमनाथ रूप के दर्शन करने को लेकर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने लगा। देव तालाब क्षेत्र में सावन, अगहन और फाल्गुन मास का बड़ा ही महत्व है तथा यहाँ पर इन महीनों में मेला लगा रहता है और देश विदेश से श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। इतिहास में ये भी दर्शाया गया है कि भगवान विश्वकर्मा ने जब भोलेनाथ की इस मंदिर को स्वयं से आकार दिया, उसके बाद वर्षों बाद रीवा रियासत के महाराजा मंदिर के चारों दिशाओं में 4 अन्य देवी देवताओं का मंदिर बनवा दिया और उस शिवलिंग के अलावा 4 अन्य शिवलिंग की स्थापना भी कराई गई थी। आइए सुनते हैं इस संबंध में साहित्यकार अमोल बटरोही एवं देवतालाब मंदिर के पुजारी श्रीनिवास शास्त्री से प्राप्त जानकारी के अंश। जो शिव जी की प्रतिष्ठा के संबंध में चर्चाएं हैं, तो त्रेता युग में श्रृंगी ऋषि ने एक तपस्या किया। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान के रूप में इस शिवलिंग को प्रतिष्ठापित किया। ये एक विश्वकर्मा का बनाया हुआ मंदिर है, किसी मानव निर्मित नहीं है। एक रात्रि की रचना है और रात में ही 5 शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुई। तब से इसके चारों ओर पूर्व, पश्चिम और उत्तर में शिवकुंड, इस प्रकार 3 तरफ इसमें तालाब हैं। इसका जो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, राजघराना गुलाब सिंह के द्वारा निर्मित हुआ। पार्वती जी का मंदिर जो है तपोनिष्ठ झाड़ी बाबा जो शिव वाले के पुजारी थे उनके द्वारा निर्मित हुआ, आज से लगभग 1000 वर्ष पहले। और जो इधर जो हनुमान जी का मंदिर है ये निर्मित हुआ रघुनाथगंज के सेठों के द्वारा। साथ ही झाड़ी बाबा इतने तपस्वी थे, उन्होंने यहाँ पे समाधि लिया। उनसे प्रसन्न होकर के, अभिभूत होकर के विचरेटा नरेश राजघराने के द्वारा वहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया। उनकी सिद्धि के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं। अष्टांग योग, अनेक साधनाएं, सिद्धि, अंतिम में उन्होंने समाधि लिया था। कैसा भी दुख दर्द हो, मान मनोती से लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं और सब लोगों के कष्ट दूर होते हैं। इसी मंदिर के नीचे का मूल गर्भगृह जो है मंदिर के निचले वाले भाग में है, जिसका दरवाजा दक्षिण की ओर शिवकुंड की ओर था। आज की स्थिति में वो अवरुद्ध है।
राजघराने ने कई बार उसको साफ कराना चाहा कि इसको निकाले, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। औरंगजेब ने यहाँ भी अपना तोड़ताड़ करने का प्रयास किया कि इसको पूर्व दिशा से दरवाज़ा कर दें, इसको विकृत कर दें, लेकिन दैवी शक्तियों से अभिभूत होने के नाते अंततः वो स्वयं ही खुद ही अवनत हुआ और यहाँ से चला गया। तो ये किसी मानव निर्मित नहीं है, मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये विश्वकर्मा की एक रात्रि की रचना है। इस संबंध में और भी कई रहस्य दबे हुए हैं, कहते हैं कि मणि भी है इस मंदिर में। थी होगी, लेकिन वर्तमान में अब ये सब जो है छिपे हुए हैं गर्भगृह में नीचे, जमीन के नहीं, जमीन के उसमें तल भाग में। मुख्य जो है ये तो ऊपर सामान्य रूप है उसका, मुख्य इसका शिवालय का मूल रूप जमीन के नीचे सतह पे लगभग 50 फुट की एरिया में जितने में भी है यहाँ से ये बना हुआ। कहते हैं महाराजा गुलाब सिंह ने यहाँ पर मार्ग बनाने की कोशिश की। हाँ, मार्ग बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन अंततः उनको ऐसा आभास हुआ कि इसमें हाथ ना लगाया जाए, इसको यथावत रहने दिया जाए, तो दरवाज़ा नहीं खुल पाए। कहाँ से श्रद्धालु यहाँ तक? श्रद्धालु यहाँ जो है कई राज्यों से, यूपी, एमपी, बिहार, इसकी दिल्ली वगैरह, यानी भारतवर्ष के कोने कोने से हमेशा यहाँ आना जाना लगा रहता है। और लोग इस मंदिर की संरचना को देख करके जो है अभिभूत होते हैं, क्योंकि इसके जो कलाकृति है ऐसा लगता है किसी दैवी शक्ति के द्वारा स्थापित किया हुआ है, मानव निर्मित नहीं है। भोलेनाथ का ये कौन सा रूप है शिवलिंग का? शिवलिंग का ये काशी बाबा विश्वनाथ का रूप है। कविवर्य श्री जगदीश शास्त्री ने श्री देव तालाब महात्म्यम में लिखा है कि इस मंदिर के नीचे ठीक इसी के अनुरूप इतना ही बड़ा मंदिर है, और वहाँ सिर्फ श्रृंगी ऋषि जा कर के पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते थे। उसके बाद तो उसका जाने का कोई रास्ता, कहते हैं कि रास्ता यहीं शिवकुंड के अंदर से था, कहीं नीचे नीचे, लेकिन अब उसका पता नहीं लगता है। एक बार महाराज गुलाब सिंह ने अवश्य ये सोचा कि चूँकि इसमें प्रवेश और निर्गम एक ही है, तो ऐसा ना हो कि पूरब की तरफ इधर से प्रवेश हो, पूरब की तरफ से निर्गम हो। उन्होंने यंत्रियों को बुलाया, श्रेष्ठ यंत्रियों को। उनने देखा तो बोले कि नहीं भैया, संभव इसलिए नहीं है कि पत्थर पर पत्थर रखे हुए अनगढ़ पत्थर, अब अगर इसको तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो ये पूरा का पूरा मंदिर गिर जाएगा, इसलिए इसमें दूसरा द्वार नहीं हो सकता। लेकिन मज़े की बात देखिए कि इतना बड़ा जनसमूह एक ही प्रवेश द्वार से ही, एक ही प्रवेश और निर्गम से जाता है, लौटता है, लेकिन आज तक किसी को कोई भी खतरा नहीं हुआ। सभी लोग बड़े आनंद से जाकर के शंकर जी को जल चढ़ाते हैं और वापस आते हैं। रीवा जिले के समरिया थाना अंतर्गत खारा गांव में पुरानी रंजिश में मासूम बच्चों पर हुई फायरिंग। 2 बच्चों की हालत गंभीर, घायलों को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में कराया गया है भर्ती, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। हम आपको बता दें कि पूरा मामला रीवा जिले के समरिया थाना क्षेत्र के खारा गांव का है। 15 अगस्त की शाम 6 बजे 5-6 की संख्या में आए हमलावरों ने मासूम बच्चों पर फायरिंग कर दी। इस हमले में 12 साल की सुनीता और 6 साल के मासूम निहाल सिंह को गोली लगी है। परिजनों ने घायल बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समरिया ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार गांव में कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत 100 डायल में की गई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता करा दिया था, लेकिन अचानक इन लोगों ने मासूम बच्चों पर ही फायरिंग कर दी। परिजन एक आरोपी को पहचानते हैं, जबकि दूसरे आरोपी अन्य गांव से आए थे। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ऑपरेशन कर गोली के छर्रे निकाल दिए गए हैं। इससे बच्ची की हालत चिंताजनक है। गांव के ही रहने वाले राजेश कोल, जो गांव में लेबरों की दलाली का काम करता है, उस पर गोली चलाने का आरोप लगा है। उसका और तोषण सिंह, जो घायल 6 वर्षीय निहाल सिंह के पिता हैं, उनका कुछ विवाद चला आ रहा था। इसी बीच राजेश का गांव के ही रहने वाले राजू मिस्त्री के साथ भी कुछ विवाद हो गया और राजेश को ये लगा कि यह विवाद तोषण सिंह ने कराया है। इसी का बदला लेने के लिए आरोपी ने तोषण सिंह और उसके भाई के बच्चों को अपना निशाना बनाया
और उन पर फायर कर दिया, जिससे दोनों चचेरे भाई बहन घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सिमरिया सामुदायिक भवन में भर्ती कराया गया था, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश कर रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। आइए सुनते हैं परिजन विपिन सिंह एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। घटना क्या हुई आपकी? घटना 6 बजे की बात है सर। मैं खेत में था, नींद रहा था हम अपनी दोनों, और आवाज़ आई गोली चलने की और इतना हल्ला हुआ। हम लोग वहाँ से भागते हुए आए, दिखे तो यहाँ पूरा एकदम सिस्टम गड़बड़ उसका। अब एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस भी नहीं आई। फिर मैंने 4 पाई बुक किया दूसरी गाड़ी, फिर उसको ले गए सिमरिया से ट्रीटमेंट भी नहीं किए, जो भी थोड़ा दर्द मौत का सूजी लगाए हुए, फिर सीधे एम्बुलेंस से लगा के रीवा भेज दिए सर। कब घटना हुई है? ये कल 6 बजे शाम की है। क्या कारण है घटना का? कोई अब घटने की बात नहीं, हम नहीं जानते। छोटा वाला भाई है, उससे विवाद हुआ था, मारने के लिए आदिवासी लोग घेरे थे। तो इसके बाद 100 नंबर कमलेन सिंह झलवार हैं, चलाते हैं गाड़ी, मैं उनको फ़ोन किया, वो 2-4 आदमी आए तो समझौता कराए। इसके बाद सवेरे शाम के 6 बजे फिर फायरिंग कर दी है सर। तो किसको गोली लगी है? वो एक बच्ची है हमारी 12 साल की, और भाई का बच्चा है छोटा निहाल सिंह, और एक का सुनीता सिंह नाम है। ये गोली चलाने वाले का नाम क्या आप जानते हैं? एक का राजेश सिंह नाम है, राकेश आदिवासी हैं, वही नाम है। बाकी आदमी को जानते नहीं, चेहरा ढके थे। ये मेरा बालक एक आदमी को देख ही पाया, उसको चिंता है बालक मेरा। बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चा घर में वो पिसना लेने गया था बड़ा गांव, वहाँ से रिटर्न आ रहा था दरिया लेके गाड़ी से, तो भागते दिखा, वो आदमी को पहचानता तो उसको घर दिखा बड़ा गांव का। बाकी वो 3 आदमी लगते बाहर ही थे, वो गांव के नहीं थे। अभी हालत कैसी है? अभी हालत ज़्यादा तो नहीं, दर्द चालू है, लेकिन बच्ची ठीक हालत में नहीं है अभी हमारी। उसकी गंभीर समस्या है, उसकी चोट ज़्यादा लगी है, गहरा चोट है। मैडम बोले कुछ समय लग सकता है, कुछ भी कह नहीं जा सकता क्या होता है क्या नहीं होता है। कल रात्रि में सिमरिया पुलिस को खबर मिली थी, तो टीआई सिमरिया मौके पर पहुँचे थे। ग्राम खारा की घटना है। एक तोसन सिंह और विपिन सिंह करके 2 भाई हैं, उनके घर पे विपिन सिंह के बच्चों को, एक 13 साल की बच्ची है और एक 6 साल का बच्चा है, बताया कि इसको गोली लगी हुई है। बच्ची के दाहिने जांघ पे गोली लग के पार हो गई है और बच्चे के दाहिने हाथ पे गोली रगड़ के निकल गई है, ऐसा बताया। उस पर से उनको सिमरिया अस्पताल लेके गए, सिमरिया अस्पताल से उनको रेफ़र कर दिया गया। तो वो अभी एसडीएमएच में है, दोनों की हालत ठीक है। टीआई साहब जब स्पॉट पे पहुंचे थे तो परिजनों ने क्या स्पॉट को पूरा धोधा दिया था। जब उनसे पूछा कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि वो हमको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने धोधा दिया घटनास्थल पे कोई तथ्य नहीं मिले, जानकारी नहीं मिली। परिजनों का एक भतीजा है उनका, अजय सिंह नाम से, उसने बताया कि मैं जब आ रहा था मोटरसाइकिल से तो मैंने एक राजेश कोल को मोटरसाइकिल की लाइट में भागते हुए देखा था, उसके साथ एक कोई और था। उस बात पर से तस्दीक की तो मालूम चला कि ये राजेश कोल जो है उन्हीं खारा गांव से 1.5 किलोमीटर पे खेतों में रहता है, और राजेश कोल का ये तोसन सिंह जो है, इनसे कुछ विवाद चल रहा था किसी बात को लेके, और कुछ दिन पहले इसकी शायद किसी राजू मिस्त्री के साथ कुछ विवाद हुआ था। तो राजेश कोल को लग रहा था कि ये तोसन सिंह ने इससे विवाद कराया मेरा, तो उनमें आपस में कुछ ऐसे विवाद था, मनमुटाव था। इस बात को लेके उन्होंने राजेश कौल के ऊपर शंका व्यक्त की है। पुलिस ने 307 का प्रकरण संदेही राजेश कौल और एक के विरुद्ध 307 और 34 आईपीसी के तहत पंजीबद्ध कर लिया है, विवेचना में ले लिया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। अभी एसडीपी साहब खुद मौके पे गए हुए हैं, एफएसएल के अधिकारी भी सतना गए हुए हैं, वहाँ से वो सीधे मौके पे पहुँचेंगे। नहीं, अभी आरोपी के बारे में जानकारी लगी कि वो आरोपी को घर पर तलाश किया तो आरोपी फरार है, उसकी पतासाजी की जा रही है। 42 घंटे बीत जाने के बाद पीएफ कराने के लिए राजी हुए परिजन। शनिवार की रात बदमाशों ने की थी प्रॉपर्टी डीलर की बेरहमी से हत्या। आपको बता दें कि अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत ललपा में शनिवार की रात अज्ञात बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी और घटनास्थल से फरार हो गए थे, जिसके बाद परिजनों ने हत्या में शामिल कुछ लोगों पर आशंका जाहिर करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी और शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। 2 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि प्रशासन की समझाइश और आश्वासन के बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हो गए हैं। आपको बता दें कि शनिवार की रात पुलिस प्रशासन एक तरफ स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में जुटा हुआ था, दूसरी ओर बेखौफ अपराधी हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे थे। मामला अमैया थाना क्षेत्र के ललपा का है, जहां अज्ञात बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी।
ये घटना उस वक्त हुई जब मृतक अपनी बाइक से घर जा रहा था। तभी घात लगाए अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। मामला शहर के अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत ललपा तालाब के पास श्रवण कुमारी स्कूल पीछे का है। प्रॉपर्टी डीलर रोहिणी पटेल अपने घर मोटरसाइकिल से जा रहे थे। उसी बीच घात लगाए बैठे अज्ञात बदमाशों ने उन पर लाठी डंडे से हमला किया और फिर चाकू मारकर फरार हो गए। इस घटना में प्रॉपर्टी डीलर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस एफएसएल टीम के साथ पहुंची और हत्या के सुराग जुटाने लगी और शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाया। पुलिस को घटनास्थल पर हत्या में प्रयुक्त औजार लाठी डंडे मिले हैं। परिजनों के अनुसार रोहिणी पिछले कई दिनों से एक प्रॉपर्टी को लेकर काफी परेशान थे। ऐसी आशंका है कि प्रॉपर्टी के विवाद में ही रोहिणी की हत्या हो गई है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल में परिजनों की भीड़ जुट गई। पुलिस हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर उनकी तलाश कर रही है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। वहीं इस संबंध में मृतक के भाई प्रमोद पटेल ने बताया कि मृतक प्रॉपर्टी डीलर रोहिणी पटेल से कई लोगों ने उधार पैसे ले रखे थे और वही लोग आए दिन उन्हें धमकी भी दे रहे थे, जिसके सबूत भी पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है। साथ ही पुलिस द्वारा री-एफआईआर दर्ज करने के आश्वासन के बाद ही हमने पोस्टमार्टम कराने हेतु राजी हुए हैं। आइए सुनते हैं मृतक के भाई प्रमोद पटेल एवं नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। आप लोग की प्रशासन से, सरकार शासन से क्या बातें बनी है, क्या चीज़? अभी तक तो कुछ नहीं बनी थी। अभी ज़रा सा आश्वासन उन्होंने दिया है, क्योंकि हमको जो क्लूमेंट मिले हैं, जिन लोगों के नाम से मिले हैं, वो आपको मैं अभी खुलासा नहीं कर सकता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स में मुझे प्राप्ति हुई है वो हमने अभी टीआई साहब को बोला है और बताया। तो उनने बोला कि मैं री-एफआई आपकी करता हूँ, जो पहले आए का वैसे दी गई थी ऑनलाइन, लेकिन अभी नाम दर्ज से रिपोर्ट हो रही है जिन जिन लोगों के सबूत मिले हैं। और अभी हम कमरे में सर्च करे हैं सर के साथ में, मतलब प्रशासन के साथ में। वहाँ हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उससे हम स्पष्ट हुआ है, कुछ उनके वॉइस रिकॉर्डिंग मिले हैं, तो उससे सिद्ध हुआ। वो हमने कुछ चीज़ें उनको प्रोवाइड भी करवा दिया है और उसके माध्यम से हमने अभी जस्ट उनकी एक बात को मानते हुए पीएम के लिए अनुमति दिया है, सुपुर्दगी नहीं लिया है अभी, है ना। अगर उनने हमको ये 2 मिनट के लिए समय दिया कि आप इधर के कार्रवाई करके मेरे साथ चलो, मैं आपकी नामदर्ज एफआईआर दर्ज कर रहा हूँ जिन जिन लोग का आपने कहा है और उस पर कार्रवाई करता हूँ। आज जैसे कि विगत मतलब देखा जाए तो 36 से 48 घंटे होने वाले हैं, तो हमने सोचा कि बॉडी डिस्पोज हो रही है, इसलिए हमने पीएम की अनुमति अभी पंचनामे में साइन किया है। बस अभी तक के लिए यही है। अभी हम जस्ट यहाँ से निकलने के बाद वहाँ रजिस्टर्ड आप वहाँ पे जा रहे हैं थाने पे एफआईआर के लिए। क्या विवाद, क्या पता चला किस चीज़ को लेकर विवाद था इन लोगों का? आपके पिता प्रॉपर्टी से संबंधित था और इनमें जो लोग थे जो शामिल हैं, उन पैसे का, कैश का लेन देन के मामले में हुआ है। काफ़ी पैसा ये बड़े भैया ने इन लोगों के बीच में दे के रखा था, जिसके कुछ कई प्रमाण हैं। तो जिसके चलते उनको पैसा नहीं देना पड़े, इसके लिए उनने जानहान किया है। धमकी पहले भी धमकी थी। उन लोगों के नाम पहले से भी 1-2 आवेदन वो थे, 2-4-5 महीने पहले थे। वो सब चीज़ें हैं मेरे पास, ज़रूरत पड़ने पे प्रस्तुत करेंगे। शुभ नाम आपका? प्रमोद पटेल। पीएम को लेकर तैयार नहीं थे, क्या पूरा निष्कर्ष निकला, क्या कार्रवाई की जाए? ये परसों शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रॉपर्टी डीलर हैं रोहिणी पटेल जी, उनकी कहीं पर हत्या कर दी गई। ललपा तालाब के पीछे पास में वहाँ पर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने वहाँ पर से शव लेकर के यहाँ पर संजय गांधी में रख दिया था पीएम हेतु, परंतु परिजनों के बीच में सहमति नहीं बन पाई थी और कुछ परिजन उनके ज़िले से बाहर भी थे, शहर के बाहर थे। उनके भी यहाँ आने का इंतज़ार किया जा रहा था कि तब पीएम कराया जाएगा। और कुछ परिवारजनों के द्वारा कुछ लोगों के नाम भी दिए गए हैं पुलिस को कि उन लोगों पर उनको निशानदेही है कि शायद उनके द्वारा ये घटना घटित की गई हो। उसी को लेकर के परिजनों को समझाइश दी गई और आम सहमति बनाई गई है। आज परिजन उसके पीएम के लिए तैयार हो गए, जिसमें से परिजनों के द्वारा ये मांग की गई कि एक विशेषज्ञ डॉक्टर दल गठित किया जाए मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और साथ में वीडियोग्राफी के साथ पीएम कराया जाए।
डॉक्टरी दल गठित कर दिया गया है, पत्र लिख दिया गया है सीएमओ साहब को। सीएमओ साहब ने पत्र फॉरवर्ड कर दिया है मेडिकल कॉलेज को और डॉक्टरी दल गठित हो गया है। पंचनामे में जैसे ही साइन हो रहे हैं परिजनों के, साइन होकर वो मेडिकल कॉलेज चला जाएगा। वीडियोग्राफर और मेरी उपस्थिति, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पीएम की कार्यवाही पूरी करवाई जाएगी। मामला भी दर्ज हुआ इन लोगों का, नामजद की या नाम? इसके बारे में तो जानकारी नहीं पुलिस दे पाएगी, पर पुलिस अभी पूरी तफ्तीश कर रही है और जो भी लोग विवेचना में आ रहे हैं उनसे पूछताछ भी और उनके कथन भी, साधारण कथन लिए जा रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव हुए सम्मानित। नायब तहसीलदार एवं टीआई समान ने किया शाल एवं श्रीफल से सम्मानित। हम आपको बता दें कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार एवं कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैया राजा टी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से टीआई समान सुनील गुप्ता ने वरिष्ठ समाजसेवी एवं आपातकाल के दौर में लोकतंत्र की हिफाजत में मीसा कानून के तहत 18 माह 6 दिन जेल में निरुद्ध रहने वाले बेमाफी के मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव को उर्राहट स्थित उनके घर कृष्णा सदन जाकर शाल एवं श्रीफल से सम्मानित किया गया। मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव को सम्मानित करने के उपरांत नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने कहा कि मीसाबंदी सुभाष जी को सम्मानित करके हम आज स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों ने लोकतंत्र को महफूज रखने के लिए अपनी जवानी के 18 से 19 माह जेल में गुजार दिए, वो निस्संदेह प्रणाम के योग्य हैं। ये सम्मान आपके शौर्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है जो आपके द्वारा देश और समाज के हित में किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति कराता है। आपको बता दें कि थाना के टीआई सुनील गुप्ता ने कहा कि कोरोना की इस भीषण आपदा के कारण किसी भी प्रकार का बड़ा समारोह आयोजित करना संभव नहीं था, इसलिए मध्य प्रदेश शासन ने निर्णय लिया कि जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं लोकतंत्र रक्षक सेनानियों ने देश और समाज के लिए अपना जीवन हवन कर दिया, उन्हें घर जाकर सम्मानित किया जाए। इसी कारण आज मीसाबंदी सुभाष जी को ये सम्मानित करने का अवसर हमें मिला है। आपको बता दें कि सम्मानित होने वाले मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव ने कहा कि मैंने अपने जीवन के 65 वर्षों में 47 वर्ष समूचे समाज के लिए इसलिए समर्पित नहीं किया कि कभी मुझे सम्मान मिले, बल्कि इसलिए कि समाज की सेवा करना मैंने अपना फर्ज माना। आइए सुनते हैं मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव एवं तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। तो सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश शासन और शासन के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री तो आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने 2008 से ये निर्णय लिया कि जो लोग 1975 से 77 के बीच में आपातकाल के दौरान मीसा कानून के तहत गिरफ्तार होकर जेल में रहे कांग्रेसी हुकूमत में, ऐसे मीसाबंदियों को सम्मानित करने के लिए एक सम्मान राशि माह में देने की और उनको परेड ग्राउंड में सम्मान करने की व्यवस्था स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ जो आज़ादी के आंदोलन के सेनानी थे उनके साथ ये व्यवस्था बनाई थी। लेकिन पिछले साल 2020 से मार्च से जो कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैला, उसका प्रभाव हिंदुस्तान में भी पड़ा, उसके चलते जो परेड ग्राउंड में बड़े विशाल स्तर पे कार्यक्रम हुआ करता था स्वतंत्रता दिवस पे या गणतंत्र दिवस पे, वो अब वहाँ पर नहीं हो पा रहा है कोरोना के कारण। तो ऐसी स्थिति में शासन और प्रशासन ने योजना बनाई कि घर घर जाके जहाँ जहाँ स्वतंत्रता सेनानी बचे हुए हैं या लोकतंत्र सेनानी मीसाबंदी हैं, उनके घर में जाके साल श्रीफल से और सम्मान के साथ उन्हें सम्मानित किया जाए। तो इस योजना के तहत जिला कलेक्टर साहब इलैया राजा टी जी के माध्यम से उनके प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार साहब यहाँ यतीश शुक्ला जी आए और पुलिस प्रशासन की तरफ से माननीय राकेश सिंह जी पुलिस अधीक्षक रीवा की तरफ से उनके प्रतिनिधि बन के टीआई समान थाना से गुप्ता जी यहाँ आए, सुनील गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम। मैं इस पूरी टीम को, शुक्ला जी और गुप्ता जी की पूरी टीम को बधाई धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ये शासन की मंशानुसार लोकतंत्र सेनानियों का हम लोग जो राष्ट्रीय पर्व होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी, दोनों में ही जो लोकतंत्र सेनानी अर्थात मीसाबंदी थे उनका शासन स्तर पर सम्मान किया जाता है पूरे प्रदेश भर में। उसी के तारतम्य में आज मैं और टीआई साहब समान दोनों जन ही यहाँ पर आज़ाद नगर में सुभाष श्रीवास्तव सर हैं, जिनका कि प्रतिवर्ष सम्मान किया जाता है लोकतंत्र सेनानी के रूप में। उसी के तहत आज हम लोग यहाँ पर सुभाष सर का सम्मान करने के लिए आए हुए थे। सर, कोई संदेश आज़ादी के महोत्सव में, अमृत महोत्सव में समाज को, देश को? नहीं, स्वतंत्रता तो हमारी जो हम लोगों ने अपने 250 साल की स्वतंत्रता के पश्चात प्राप्त की थी, उसमें यही मायने था कि हम लोग एक नए लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, जहाँ पर एक
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना कर पाएंगे। उसी के लिए हम लोग आज भी प्रयासरत हैं लोकतंत्र में सुशासन और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करने के लिए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।